कब से कब तक? 380 से 412 नहीं नहीं, पूरा पूरा चलो देखिए। सेकेंड क्या क्या उपाधि इनकी थी, एक दो बताओ आप लोग। हाँ? परम भागवत, ठीक है। अन्य नाम क्या था इनका? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, इनका अन्य नाम था। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट मैंने बताया था कि हाँ, अपने बड़े भाई की हत्या करके ये राज सिंहासन प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम लोग को उल्लेख मिलता है विशाल दत्त का देवी चंद्रगुप्तम में भी मिलता है, और अखिलदास बनर्जी के नए शोध में भी पता चलता है कि उन्होंने अपने अग्रज को गद्दी से हटाकर सियासत पर अधिकार कर दिया था। ठीक है, इन्होंने दो विवाह किया। एक तो ध्रुवा देवी थी, उनसे एक लड़का होता है कुमार, और एक दूसरी पत्नी थी कुबेर नाग, जिनसे लड़की होती है प्रभावती गुप्त। ठीक है ना, ये अपने राज के विस्तार के लिए, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं कि अपने राज्य को संगठित करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। अपनी पुत्री का विवाह कहाँ पर करते हैं? वागटक राजा से करते हैं। राजा का नाम क्या था? रुद्रसेन सेकेंड था, उससे कर देते हैं। और अपने पुत्र का विवाह कदम वंश की राजकुमारी से कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आगे चलकर हमने बताया था कि इनके इसी इसमें क्या जब होता है, सबको ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं और विक्रमादित्य को उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, सिक्के चलाते हैं चांदी के, ठीक है ना, और ब्याज उस पर अंकित होता है। ठीक है ना, इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री आता है, फायान। कौन आता है? ध्यान रखना है, फायान ये चीनी यात्री होता है। लेकिन ये राजा का नाम नहीं मेंशन करता कि कौन राजा है ना। ये इस एरिया को मध्य देश बोलता है और इसके बारे में लिखता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है ना, अभी बताएंगे इसको एक करके। ये आता है स्थल मार्ग के रास्ता, इधर से ये आता है, और जल मार्ग के रास्ते से वापस जाता है, आता है। मेन उद्देश्य क्या था इन लोगों का कि जो बुद्ध के जो स्थल थे, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसको कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, और फिर अपना चले जाना। तो आता है स्थल मार्ग से, जाता है जल मार्ग से। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ चीज़ें बता रहे हैं आगे, इस पर अभी बाद में इस पर आएगा। एक दो चीज़ें और सुन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ बताना है इसमें। इनकी एक और राजधानी थी, ठीक है, कौन सा राजधानी था? दूसरा उज्जैन। ध्यान रखना, उज्जैन। अच्छा, तो इनकी जो राजधानी था क्या था? पाटलिपुत्र था, लेकिन एक उज्जैन को भी राजधानी उन्होंने बनाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने। और यहीं पर इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। अपने अकबर के दरबार में नवरत्न पड़ा होगा, इनके दरबार में भी नवरत्न थे। ठीक है ना, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे? कालिदास थे, ठीक है ना, अमर सिंह थे, धनवंतरी थे। ये क्या थे? धनवंतरी, राजवैद्य चिकित्सक थे। ठीक है ना, उसके अलावा आपका बरूची थे, वरामिहिर थे, घटपर्णक थे, ठीक है ना, शंकु थे, बेताल भट्ट थे। ये सब क्या है? इनके नवरत्न हैं जो उज्जैन के दरबार में निवास करते, ठीक है ना। सभी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं, ठीक है ना, जैसे कालिदास ने कई ग्रंथ लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, ठीक है ना। धनवंतरी तो राजवैद्य थे, जैसे चरक, किस काल में थे चरक? किसके राजवैद्य थे? किस समय थे वो चरक? कुषाण काल में थे। किसमें थे? कुषाण काल में, कनिष्क के उसमें थे ना। और क्या लिखा उन्होंने? चरक संहिता लिखा, ठीक है ना। ऐसे ही इनके दरबार में। अब एक और आप लोग ने, एक और थे आपके
राजवैद बिंबिसार के दरबार में, ठीक है ना। जीवक क्या नाम था, वो साल अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो जीवक भी राजवैद किसके दरबार में थे, बिंबिसार के दरबार में, ठीक है ना। जब उज्जैन के राजा की एक बीमारी राजा को हो जाती है, पांडुरोग का मतलब पीलिया जॉन्डिस, तो उसका नाम था चट्टप्रद्योत नाम था, क्या नाम था, अवंती का राजा था। तो बिंबिसार के पास अपने दूत को भेजता है कि आप अपने राजवैद को मेरे पास भेजिए, ठीक है। तो बिंबिसार भेजता है तो जीवक, और वहाँ जाता है कहाँ पर, अवंती के राजा के पास, क्या नाम था, चट्टप्रद्योत, क्या नाम था, चट्टप्रद्योत, ठीक है ना। तो जितने भी ये सब है राजवैद का भी नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे लास्ट पॉइंट बताइए, कल कहाँ तक लिखा है, लिखिए आगे। इसने सब शासक होते से देवदेव को पराजित किया था। इस विजय के उपरांत मालवा तथा गुजरात के क्षेत्र में उसने चांदी के सिक्के तथा ब्याज नकद सिक्के चढ़ाए। ठीक है, उसके आगे लिख लीजिए, आगे चल के देखिए, तो नहीं होगा समझा दीजिए। मेहरौली से प्राप्त एक, क्या बताया था इसको, मेहरौली से प्राप्त एक लौ स्तंभ प्राप्त हुआ है ना मेहरौली से। शासक कल बताइए क्या था, रिपीट नहीं कर रहे बात, मेहरौली से प्राप्त एक लौ स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों की चर्चा की गई है। चंद्र नामक शासक की विजयों की चर्चा की गई है। इसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हुई है, या चंद्रगुप्त द्वितीय से हुई है। इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुई है। विवरण के अनुसार चंद्र नामक शासक ने, इसी में लिखना है, विवरण के अनुसार चंद्र नामक शासक ने सिंध पार करके, विवरण के अनुसार चंद्र नामक शासक ने सिंध पार करके, ऐसे लिखना सब, वाहिलिकों को एवं पूरब में को काट दो, वाहिलिकों एवं पूरब में बंग को पराजित किया। यही नाम मिलता है इस लेख में। यही दो मतलब राजाओं का, मतलब एरिया का, क्षेत्र का, एक बालिक मिलता है, एक बंग मिलता है। तो हमने कल बता ही दिया था कि ऐसे तो चंद्रगुप्त नाम पे तो बहुत सारे शासक हुए ना, पहचान जो किया गया इन्हीं के रूप में किया गया, क्योंकि उन लोगों ने इस साइड में विजय नहीं किया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति दक्षिण भारत में भी फैली थी। श्रृंगार प्रकाश एक ग्रंथ है, इसका ग्रंथ है तो भोज का, राजा भोज का श्रृंगार प्रकाश से ज्ञात होता है कि, श्रृंगार प्रकाश से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर
कुंतल नरेश काकुस वर्मा, कुंतल नरेश का मतलब राजा, कुंतल नरेश काकुस वर्मा के दरबार में भेजा था के दरबार में भेजा था। भेजा था, ठीक है ना। चंद्र द्वितीय के दरबार में, चंद्र द्वितीय के उज्जैन के दरबार में करिएगा, चंद्र द्वितीय के उज्जैन के दरबार में नवरत्न नाम से 9 विद्वानों का समूह, नवरत्न नाम से 9 विद्वानों का समूह निवास करता था। नवरत्न नाम से 9 विद्वानों का समूह निवास करता था। सभी का नाम लिख लोगे ना सब लोग, गिना दिया, फिर से बोलना है, आप ही लोग लिखो उसको 9 का नाम, फिर से बोल देना, लिख देना। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरुचि। हम रिपीट नहीं करेंगे, लिखना आप लोग को है ये आप लोग लिखना है, अपने से लिखना, खुद से लिखना तो याद हो जाएगा, फिर आप बोल देने चलेंगे। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरुचि, वरामिहिर, शंकु, मैताल भट्ट, घटपर्णक, छपड़क। शायद 9 हो गया मेरे ख्याल से। बाकी लिख लेना, छूट गया तो कोई बात नहीं, लिख लेना खुद से, सर को तो याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है। वो तो कहीं भी मिल जाएंगे। उनके में लिख लो, क्या नाम है, धनवंतरी में लिख लो राजवैद, धनवंतरी में लिख लो राजवैद। वरामिहिर में लिख लो खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, जो दिशाचार भी थे। कालिदास साहित्यकार, और सभी विद्वान थे अलग अलग। अमर सिंह भी विद्वान थे। अब इसके बारे में सब लोग करो, पायन के बारे में। चंद्र द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्र द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। यह स्थल मार्ग से भारत आया, ये लिखना है सब लोगों को, यह स्थल मार्ग से भारत आया। समुद्री या जल मार्ग से वापस गया। इसकी एक रचना थी फो क्योंकि, इसने एक रचना लिखा, ग्रंथ लिखा फो क्योंकि। देखो फायान ने फो क्योंकि नामक रचना में, फायान ने फो क्योंकि नामक रचना में, इसका याद रखिएगा सब लोग, आएगा कि क्या लिखा इसने, तो फो क्योंकि लिखा। भारत की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था व धर्म के बारे में लिखा है। समाज, अर्थव्यवस्था व धर्म के बारे में लिखा है। फायान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य, फायान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य
बौद्ध धर्म एवं बौद्ध स्थलों का ज्ञान प्राप्त करना था। बौद्ध धर्म एवं बौद्ध स्थलों का ज्ञान प्राप्त करना था। बौद्ध धर्म एवं बौद्ध स्थलों का ज्ञान प्राप्त करना था। फायान खोतान एवं, अगला पॉइंट है, फायान खोतान एवं नॉर्थ वेस्ट में है ये एरिया, कासगढ़ इधर वाले एरिया में, खोतान एवं कासगढ़ यानी कि कह सकते हैं अफगानिस्तान वाले एरिया में होता हुआ गांधार देश पाकिस्तान में 75 मीटर कर जाता, तक्षशिला होते हुए मध्य देश पहुंचा। इसको ये मध्य देश बोलता है, मध्य देश पहुंचा। मध्य देश पहुंचा। फायान ने खोतान के बारे में लिखा कि फायान ने खोतान के बारे में लिखा कि यहाँ महायान संप्रदाय का प्रभाव था। यहाँ महायान संप्रदाय का प्रभाव था। महायान कल बताया था ना, हीनयान और महायान। किस कौंसिल में डिवाइडेशन हो गया? धर्म का चौथे वाले में हो गया, और अज्ञान धर्म का पहले वाले में हुआ था, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। वो आपके श्वेतांबर दिगंबर में ये हीनयान और महायान, ठीक है ना? यहाँ के गोमती बिहार में, वही के कहाँ के खोतान के, यहाँ के गोमती बिहार में 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। गोमती बिहार में 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अब एक हेडिंग डाल लीजिए आप। फायान अपने यात्रा विवरण में मध्य देश का विस्तार से वर्णन करता है। डैश करके लिखिएगा क्या क्या करता है, 2-3 पॉइंट इसमें। फायान अपने यात्रा विवरण में मध्य देश का विस्तार से वर्णन करता है। अब इसमें भी सब जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा सब। पहला पॉइंट, फायान तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई उल्लेख नहीं करता। फायान तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई उल्लेख नहीं करता है, ये ध्यान रखना। राजा का नाम नहीं बताता है, बताते हैं। दूसरा पॉइंट, मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। यहाँ के ब्राह्मण, इसी लाइन में लिखा है, इसी पर इस पे, यहाँ के ब्राह्मण सर्वाधिक सुखी जीवन जीते थे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मध्य देश में क्रय विक्रय, सेलिंग और परचेजिंग, क्रय विक्रय कौड़ियों के माध्यम से होता था। कौड़ियों के लिए
मध्य देश में क्रय विक्रय कौड़ियों के माध्यम से होता था। सर वहाँ पे सिक्का प्रचलन में नहीं था? हाँ, सिक्का प्रचलन में था, क्या ना, इस समय मिलेगा हम लोग को, चांदी का सिक्का मिलेगा, मतलब सबका मिलेगा, सिक्के मिलेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे तो सिक्के क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि लेन देन जो होता था क्रय विक्रय कौड़ियों के माध्यम से, ये कह रहा है कौन, फायान कह रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बाजार में मदिरालय यानी कि शराब खाने एवं बूचड़ खाने नहीं होते थे। बाजार में मदिरालय एवं बूचड़ खाने नहीं होते थे। बाजार में मदिरालय एवं बूचड़ खाने नहीं, बूचड़ खाने थोड़ा समझते हैं ना हम लोग, यहाँ पर काटा जाता है पशुओं को, बूचड़ खाना। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। केवल आर्थिक दंड दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड ही प्रचलन में था, इसे कहिए केवल आर्थिक दंड ही प्रचलन में था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता, केवल आर्थिक दंड ही प्रचलन में था। आर्थिक समझते हैं ना, जुर्माना अपना करना, ठीक। बार बार राजद्रोह करने पर, बार बार राजद्रोह करने पर व्यक्ति का दायां हाथ काट लिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर व्यक्ति का दायां हाथ काट लिया जाता था। यानी कि हम लोग शुरू से ही थे भाई इसके मृत्युदंड देने के पक्ष में नहीं थे, शुरू से ही। अभी भी वही, बहुत ज्यादा अगर क्राइम नहीं होता तो मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अब इसको आगे लिख लेना, ये कहता है, सुन लो अपने शब्दों में कर लेना। ये कहता है कि मध्य देश के लोग किसी प्राणी की हत्या नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे, मदिरापान नहीं करते थे, और ना ही लहसुन और प्याज का यूज करते थे, किस करते थे, उसको बाद में सब लोग लिख लेना, है ना। एक पॉइंट छोड़ के लिख लेना, फिर से बोलते रहे, माइंड में रहेगा तुम। मध्य देश के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, मदिरापान नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे, है ना, प्राणी की हत्या नहीं करते थे। हाँ, मृत्युदंड तो हो ही गया, ऊपर में लिखाई थी। हाँ, एक चीज और ये बोलता है, ये देखता है किसका, राजप्रसाद को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देखता है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था उसके बारे में लिखता है, उसको लिखिए। फायान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देखा था, यानी उस समय उसका महल था, उस समय तक। इसके बारे में लिखा था कि इसका निर्माण देवताओं ने किया था, उसका निर्माण देवताओं ने किया। फायान ने, लास्ट पॉइंट है, फायान ने चांडालों के बारे में भी, चांडालों के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, विस्तृत विवरण दिया, ठीक है। बस इनके में चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय में कुछ पेज छोड़ दो, आधा पेज, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा अपने से लिखना है, बाकी मैंने काम करा। अगला शासन कुमारगुप्त प्रथम, इनका लड़का। फटाफट हो जाएगा, फिर सीधे आ जाएगा हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पर, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, कला साहित्य, खत्म हो जाएगा। इन लोगों में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा दोनों में, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। कब तक शासन करते हैं?
412 तक ना, कहीं कहीं 15 भी मिलता है ना। एनसीईआरटी में से 12 मेंशन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 12 मेंशन है। मतलब इनका किसका चंद्र सेकेंड का कब से कब तक 380 से 412। कहीं कहीं किताब में दिया है 375 से 415 दिया हुआ है। तो कहीं ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखो ये ध्रुवा देवी से उत्पन्न हुआ था कौन? कुमारगुप्त प्रथम। पूरे गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी का मिलता है, किसका? कुमारगुप्त प्रथम का, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अभिलेख इसी का मिलता है, किसका? कुमारगुप्त प्रथम का। इसका एक नाम था महेंद्रादित्य, यहीं पर लिख देना, अन्य नाम महेंद्रादित्य। या उपाधि भी कर सकते हैं, महेंद्रादित्य। कई 2-3 पढ़ लिखो जो था, या ध्रुवा देवी का पुत्र था। ठीक है ना। बिलसड एक अभिलेख है, बिलसड। बिलसड अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम ने स्वयं को ध्रुवा देवी का पुत्र बताया है। ठीक है ना। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, ये लिख ही लिया, बता ही दिया। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, लिख लेना। कुमारगुप्त प्रथम संभवतः शैव धर्म का उपासक था, यानी कि शिव का उपासक था। इसके सिक्के पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। इसके सिक्के पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। इसने अपने पुत्र का नाम शिव के पुत्र के नाम पर स्कंदगुप्त रखा। इसने अपने पुत्र का नाम शिव के पुत्र के नाम पर स्कंदगुप्त रखा। इसको याद रखना सब लोग। तो मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना किया था, इसका एक मंत्री था कुमारगुप्त का, वत्स भट्टी, इसी ने किया था, इसी का ये अभिलेख था। क्या? इसको याद रखना सब लोग, लिख लो। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन, उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख की रचना विद्वान मंत्री को राय। मंदसौर अभिलेख की रचना प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। किसने सर? वत्स भट्टी ने की थी, लिख दिया हमने, वत्स भट्टी ने की थी। भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था।
अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की भी स्थापना की, करवाई थी ना। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? सबसे पहले नहीं था, तक्षशिला था ना। और फिर कौन सा? नालंदा। और फिर कौन सा? विक्रमशिला। और फिर कौन सा? वल्लभी, है ना। उसका नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन? कुमार। विक्रमशिला का धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का शासक था, है ना। ये लोग बंगाल में शासन कर रहे थे, पाल वंश का शासक थे। वल्लभी का भी फाउंडर नहीं मिलता, तक्षशिला का भी फाउंडर नहीं मिलता। इन दोनों के फाउंडर, इसी को फिर से शुरू किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया गया है, पता होगा सब लोगों को। कई फाउंडर थे कुमार। बस इसमें इतना ही। अगला इनके लड़के सल्लू। यही अंतिम शक्तिशाली शासक है इस डायनेस्टी के। हाँ, इसके बाद से एक और होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं धीरे करते लोग। शक्रादित्य उपाधि, शक्रादित्य याद रखिएगा। शक्रादित्य ये तो नहीं होगा। एक और लिखिएगा तो क्रमादित्य। हाँ, क्रमादित्य। उनकी बात है। हाँ, चलिए इनमें कुछ कर लेते हैं, फिर देखिए आ जाएगा गुप्ता का प्रशासन। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। जूनागढ़ अभिलेख में अब यहीं पर इनके शासनकाल में आक्रमण होता किसका? लूणों का। ये लोग मध्य एशिया से आए थे, खाना बदोश थे, फिर बहुत ही शक्तिशाली होते थे। जहाँ भी आक्रमण करके सभी तहस नहस करते थे, इसे कोई जीत नहीं पाता था। क्यों? कहा था ये कितने महीने तक नहाते भी नहीं, इनके बॉडी से स्मेल आती थी, गंध आती थी, है ना। लेकिन खतरनाक, कोई इसे जीत नहीं पाता था। क्यों? इसी सबसे पहली बार स्कंदगुप्त के समय में ही क्या हुआ? आक्रमण हुआ किसका? हुणों का। फिर मदेशिया के थे, खाना बदोश थे, ठीक है ना। जैसे कि इसके पहले जो आक्रमणकारी आए हैं, वाकया किस संस्कृति पे गुण मिल गए, ये लोग भी अडप्ट किया, इन लोगों ने भी शैव धर्म को अडप्ट किया। इसका गुण आक्रमणकारी था मिहिर गुण, आगे चलता है ना। लेकिन कहीं भी आक्रमण करते तहस कर देते थे। इसी के बाद से आगे चलकर जब आप लोग मिडवल में आइएगा तो किसका आक्रमण होता था? अरबों का, फिर तुर्कों का होता है ना, फिर आगे चलकर मंगोलों का। तो मंगोलियन भी बहुत खतरनाक थे, चंगेज खान, है ना।
चंगेज खान भी क्या था, बहुत खतरनाक था, कहीं ज़्यादा था, पूरे बच्चे महिला किसी को नहीं छोड़ता, सबकी हत्या करता था, ठीक है ना, उससे सब डरते थे। तो इसी वजह से तो इल्तुतमिश ने मदद नहीं किया ना, किसका, आपका मकबरनी खां का। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब चंगेज खान आक्रमण करता है भारत के नॉर्थ वेस्ट में, तो मकबरनी खां क्या बोलता है कि दूत भेजता है किसके दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसकी मदद करेगा तो चंगेज खां क्या करेगा, दिल्ली पर आक्रमण कर देगा, वो मदद नहीं करता, वो पड़े होंगे, कोई आया नहीं यहाँ। तो ऐसे ये जो गुण थे ये खाना बलूच मलेशिया से आए, और सबसे पहले इसी समय में आक्रमण होता है। तो कैसे पता चलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से, वही लिखा है जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख, अभिलेख में हुण आक्रमण का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत से हुणों को बाहर निकाला। कौन सा प्रांत? हाँ, सौराष्ट्र प्रांत से हुणों को बाहर निकाला। सौराष्ट्र प्रांत या सौराष्ट्र प्रांत, कहीं कहीं सौराष्ट्र लिखा, कहीं कहीं सौराष्ट्र लिखा। हुणों को बाहर निकाला, या सौराष्ट्र भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हुणों के प्रथम आक्रमण का सामना भी बाहर निकाल दिया गया। मैं जानबूझ के हम तेज बोल रहे हैं, बहुत अभी कुछ बताना नहीं, इसलिए थोड़ा सा कर लो, फास्ट होता है। हुणों के प्रथम आक्रमण का सामना भी स्कंदगुप्त ने ही किया था। स्कंदगुप्त ने ही किया था। हुणों का नेता कुशनेवाज था। कभी कभी भी पूछ लेता है कि जब आक्रमण हुआ हुणों का, उस समय हुणों का नेता कौन था, तो कुशनेवाज था। अलग अलग समय में अलग अलग नाम मिलते हैं। कुशनेवाज, कुशनेवाज। देखो कहा भी गया है, जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ जो गंदे से रहता था, बोला था ना, वो यूज करते हैं ना वर्ड, ये बहुत मलेच्छ है, ना आता है, घर में बोलते हैं, मम्मी भी बोलते होंगे, बहुत मलेच्छ तुम ना आते हैं, बोलते हैं, तो इसे इन लोगों को मलेच्छ बोला गया। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना। देखो जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया। अब एक चीज हम बता रहे हैं, बार आप लोगों की, आप लोग नहीं पाए, बता रहे हैं। अब देखो सुदर्शन झील के बारे में। किसने बनवाया था इसको? महाराज अशोक क्यों बोलते हैं आप लोग? सभी गौर है ना, कई बार तो बताया। इससे 4 शासन संभव थे, किससे? सुदर्शन झील से। राजपाल होता, चार शासक, 4 राज्यपाल, ठीक है। सबको पता बनवाए किसने इसको? अब राज्यपाल कौन था उनके समय में? क्या नाम था? पुष्पगुप्त वैश्य था। कौन था? यही हम कह रहे थे, बार लिख के लाने के लिए, तुम लोगों को नहीं मिला था। दूसरा
अशोक। कौन था? अभी बता देंगे, फिर से पहले लिख दे रहे हैं। कौन था? तुषार। कौन था? तुषार। रुद्रदामन। कौन था? सुविशाल। फिर कौन? अब ऐसा क्यों हो गया? इतने शासक क्यों उससे है संबंधित? कोई बताते हैं। इस समय जो राजपाल था वो तो पर्णदत्त था। क्या नाम था? पर्णदत्त। लेकिन ये वहां पर नहीं रहता है उस समय जब इसका लड़का था। उसका लड़के का नाम था क्या था? चक्रपाली। क्या नाम था? चक्रपाली। ये करवाता है रिकंस्ट्रक्शन। आप सुन लो इसके बारे में, याद कर लेना, लिख लेना सब। सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत में है। बनवाता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, कैसे पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से। ये अभिलेख किसका है? किसका है? रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख इसका भी है और आगे चलकर इनका भी है। किसका? उसका ध्यान रखना है। लेकिन जो स्टार्टिंग में है इनका लिखना है। किसका? यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे इसके बारे में कैसे, तो जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के, और बाद में हो सकता है कि उसी अभिलेख पर जगह होगा तो इन्होंने भी लिखवा दिया, तो इनका भी जूनागढ़ अभिलेख है। इन दोनों का नहीं है। बात तो समझ रहे हैं ना? तो अशोक का जूनागढ़ अभिलेख है और चंद्रगुप्त मौर्य का है। ये एक्चुअली में किसका है? रुद्रदामन का है। जैसे हमने कल आप लोगों को बताया प्रयाग प्रशस्ति, बताया ना, तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेन का है। लेकिन एक्चुअल में जो अभिलेख है वो किसका है? अशोक का है। समझ रहे हैं ना? है वो अशोक का, लेकिन प्रशस्ति लिखवा दिया। प्रशस्ति का मतलब तब प्रशंसा करना। समझ रहे हैं ना? तो प्रयाग प्रशस्ति अगर पूछे तो हरिसेन लगाना है। अगर पूछेगा प्रयाग अभिलेख किसका है, सब लिख दो अशोक का है। समझ रहे सब लोग? ऐसे ही ये है जूनागढ़ अभिलेख सब लोग पता चलता। अब आगे चलकर अशोक के समय में अशोक क्या करते हैं? उस पर डैम बनवा देते हैं, बांध बनवा देते हैं उस झील पर। क्लियर है? तो कौन था उस समय? क्लियर हो गया? इसमें कौन था? उसगुप्त वैश्य था। क्लियर? आगे चलकर काफी समय बाद जब रुद्रदामन शासन कर रहा होता है तो वो टूट जाता है। वो जो डैम था वो टूट जाता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। कौन? रुद्रदामन। और कहा जाता है कि यह किसी से पैसा नहीं लेता है, वो राजकोष से उस झील का मरम्मत करवाता, रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। उस समय कौन था? सुविशाल। फिर आगे चलकर इसके समय में फिर से वो झील टूट जाता है, फिर कौन रिकंस्ट्रक्शन करवाता है? इसका यहाँ का राजपाल तो होता है पर्णदत्त, लेकिन वो समय अवेलेबल नहीं होता, कहीं गया होता काम से, तो इसका लड़का करवाता है। सुना क्या होता है? याद रहेगा इतने सारे पॉइंट? किसी को लिख लेना, तो यही हम बार बार कह रहे थे, तो आज हम लिखाई देगा। अगर नाम ये नहीं होगा तो ये लगा सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। होगा तो एक ही होगा, या तो ये होगा या तो ये, दोनों साथ में नहीं होगा। तो दोनों में से जो होगा लगा लेना।
ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर करता है। बढ़िया भी। अब अस्कत रूप के समय में सौराष्ट्र प्रांत का कौन हो जाएगा राज्यपाल? पर्णदत्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पर्णदत्त। उसको लिख लेना है, अपने से लिख लेना। जबकि गिरनार का प्रशासक कौन था? इसका पुत्र चक्रपाल। ये प्रशासक है, ये क्या है? ये प्रशासक है कहाँ का? गिरनार का, यानी कि छोटा पद है इसका, उसका बड़ा पद है। तो अस्कत गुप्त के समय में इसको खुद से लिख लेना सब लोग। पर्णदत्त क्या था? सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था। इसका पुत्र चक्रपाल गिरनार का प्रशासक, ऐसे लिख लेंगे, हो जाएगा ना। ठीक, अगला पॉइंट, भीतरी स्तंभ अभिलेख में भी भीतरी, यह स्तंभ मिला है गाजीपुर यूपी से। भीतरी भीतरी स्तंभ अभिलेख से, स्तंभ लेख से गुणों के आक्रमण की चर्चा है। इसमें भी चर्चा है कि गुण आक्रमण करना है। अगला, इंदौर ताम्रपत्र लेख में, ताम्रपत्र ये सब जितने भी लिखा है सब अस्कत गुप्त का है, ठीक है ना। इंदौर ताम्रपत्र लेख में भी अस्कत गुप्त की चर्चा है। चर्चा है। इस लेख में उल्लेख है कि तेलियों की एक श्रेणी ने, तेलियों यानी कि जो तेल का वो करते थे, व्यापार करते थे, दूसरे को तेलियों बोला गया है। तेलियों की एक श्रेणी ने सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था, दान दिया था। दान दिया था। अगला पॉइंट, अस्कत गुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि, अस्कत गुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने गुणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा, अपने राज्य को सुरक्षित रखा। एक दो पॉइंट और फिर खत्म, फिर शुरू करेंगे प्रशासन। अस्कत गुप्त ने चीन के साथ, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, अस्कत गुप्त ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था, इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था।
कंप्लीट कर दें। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था। स्कंदगुप्त के बाद लास्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त राजवंश का पतन आरंभ हो गया था। नरसिंहगुप्त बालागुप्त। अब प्रारंभ चिन्ह में लिखिए। इसके बाद गुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, कमा करके लिखिएगा, गुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य एक ही है, नरसिंहगुप्त बालादित्य एक ही है, भानुगुप्त आदि शासक हुए। और कौन सा? भानुगुप्त आदि शासक बने। देखो बुद्धगुप्त के बारे में एक पॉइंट। बुद्धगुप्त संभवतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हेन्सवांग ने बुद्धगुप्त संभवतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रनाम चेंज करके हेन्सवांग ने इसकी प्रशंसा की है। हेन्सवांग किसके दरबार में आया था? हेन्सवांग किसके समय में आया था? हाँ से हेन्सवांग, हाँ से हर्षवर्धन, ऐसे याद कर लेना। हर्षवर्धन के समय में, है ना, यानी कि बाद में, अभी नहीं, इसके बाद आता है ना। हेन्सवांग ने इसकी प्रशंसा की है और लिखा है कि इसने भी नालंदा महाविहार के लिए दान दिया था। वो बाद में आता है, लेकिन वो लिखता है ना, क्योंकि उसने खुद शिक्षा कहाँ पर लिया था? नालंदा विश्वविद्यालय में लिया था। किसने? हेन्सवांग, है ना। वो खुद जाता है और शिक्षा लेता है, उसके बारे में लिखता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपने ग्रंथ CUQ में लिखता है वो, है ना। उसको हम आगे पढ़ेंगे, इसमें से बात है। क्लियर है? तो इतना हो गया। ये सब याद रखना, सब ये पूरा इंपॉर्टेंट है। दो शासक, एक नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ा सा भानुगुप्त के बारे में, है ना। एक पॉइंट दोनों में, बस एक पॉइंट लिखना है। लिखिए इसमें एक पॉइंट बस। नरसिंहगुप्त बालादित्य बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी था। टाइम पर लिखना चाहो तो लिखो। बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसने गूढ़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। ये भी ध्यान रखना सब लोग। इसने गूढ़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था।
असगद गुप्त के समय में कुशनेवाज का आक्रमण हुआ था, इसके समय में मेरकुल का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ आया था। दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट भानु, इसके बारे में स्टोरी सुन लो फिर खत्म। इसके समय में भी दोनों का आक्रमण होता है। इसका एक मंत्री था गोपराज, भानुगुप्त का मंत्री गोपराज। ये घोड़ों से लड़ते लड़ते ये मारा जाता है। कौन? गोपराज। घोड़ों से लड़ते लड़ते मर जाता है। इसी के चिता में इसकी पत्नी गोपराज की सती हो जाती है। इसका चिता जल रहा होता है तो उसकी पत्नी उसी में कूद जाती है, सती हो जाती है। कैसे पता चलता है? एक अभिलेख है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख ध्यान रखना, 510 का एरन अभिलेख से ही हम लोग को पता चलता है कि भानुगुप्त का एक मंत्री था, जिसका नाम था गोपराज। जब वो घोड़ों से लड़ते हुए मारा जाता है तो उसकी पत्नी इसी की चिता पर सती हो जाती है। जो एरन अभिलेख है ये सती प्रथा का, है ना, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ध्यान रखिए, अभिलेखीय साक्ष्य। तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, यानी कि इसके पहले हम लोग को कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिलता है जिसमें सती प्रथा के बारे में हम लोग को जानकारी मिल सके। सिंधु घाटी सभ्यता में या जब मौर्य वंश का शासन था, तो मौर्य वंश के शासन के समय में जब विदेशी आते हैं बाहर से, यानी जब यूनानी आते हैं बहुत सारे विद्वान, तो वो लोग लिखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि सती प्रथा उस समय था। जो पहला हम लोग को अभिलेखीय साक्ष्य मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? तो एरन अभिलेख में ही मिल रहा है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थानों से, एक लोथल से पढ़ा होगा हम लोगों ने और एक कालीबंगा से, डबल बॉरियर यानी कि युगल समाधि पाया गया था, यानी कि स्त्री और पुरुष का साथ साथ पाया गया था। तो कुछ विद्वान कहते थे कि सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन इस दोनों स्थान के अलावा हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से किसी और स्थान से ऐसा कुछ साक्ष्य हम लोग को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ जानवरों के दफनाने के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन साथ साथ युगल समाधियाँ हम लोग को नहीं मिलता है। तो जानवरों वाला भी आप लोग को याद रखना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था बुर्ज होम, ठीक है ना, वहाँ से नहीं बुर्ज होम था और रोपड़ था, कौन था? रोपड़ था। वहीं से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, पढ़े होंगे आप लोग। हाँ हाँ, बुर्ज होम तो वो हड़प्पन कालीन नहीं है, वो नवपाषाण कालीन स्थल, तो वहाँ से भी मिला हुआ है ना। वो नवपाषाण कालीन स्थल है ना बुर्ज होम, वो हमने सही बोला, लेकिन वो काल अलग है, काल उसका नवपाषाण काल है, ठीक है ना, वहाँ से मिला, बुर्ज होम से भी मिला। जैसे ऊँट की हड्डियाँ मिली कहाँ से? तो कालीबंगा से मिला। तो ऐसे सब चीज़ें आप लोगों को सब याद करना धीरे धीरे करके सब चीज़ों को, ठीक है, क्लियर है? ये पूरा खत्म हो गया समझ में सब लोग। तो इसी को पॉइंट में लिख देना, जो समझाया इसी को स्टोरी जैसे बताया इसी को लिख लेना, हो जाएगा ना। देख लो, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। बस खत्म ही। अब गुप्तकालीन प्रशासन।
अब क्या करें, समझाते चले, लिखा है फिर से जैसा बोलते हैं। टाइम बस 2 घंटे है और पढ़ना बहुत कुछ है। समझाते चल रहे हैं और हम बोले तो कोशिश करेंगे तो भेजिएगा। हाँ शक्तिशाली, शक्तिशाली अंतिम शासक, अगर शक्तिशाली में आएगा तो ये है। और जो ऐसे पूरे इस वर्ष का तो बोला तो आपका ये ना वो वर्ड को देखना है क्या लिखा रहा है। यानी कि गुप्त वंश में शक्तिशाली होते हैं वही 3 होते हैं, यानी कि चंद्रद्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त और समुद्र 4 होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा क्या उनका नहीं था, इन लोगों का बहुत वेट था। तो यही 4-5 है। अब गुप्त काल में मौर्य काल की तुलना में प्रशासन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। जाहिर सी बात है प्रशासन में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो मौर्य काल क्या था, कैसा शासन व्यवस्था था, केंद्रीकृत था। ये कैसा हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया। यानी कि राजा तो शक्तिशाली है लेकिन कुछ ही राजा शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि विकेंद्रीकरण, तो प्रशासन में भी क्या हो जाएगा, बदलाव निश्चित है। उस समय जो प्रशासन पद पर रहते थे वो राजा नियुक्त करता था। अब राजा के अलावा जो पद हो गया वो कौन सा उन्नत भी हो गया है कुछ पद। यानी कि अगर हम कोई मंत्री है तो मेरे बाद मेरा लड़का अपने आप बन जाएगा मंत्री। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें क्या था, उसे परीक्षा देना पड़ता था। जैसे IAS का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। अब उस समय क्या था, इस काल में, गुप्त काल में IAS हम बन गया तो मेरा लड़का अपने आप IAS बन गया। ऐसा हो कितना मजा आएगा, है कि नहीं, कितना अच्छा होगा। लेकिन अच्छा तो होगा लेकिन क्या होगा, वो क्वालिटी होगा, वो क्वालिटी नहीं होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम टैलेंटेड है तो मेरा लड़का भी टैलेंटेड हो, क्या उसका लड़का ही टैलेंटेड है, ठीक है ना। वो योग्य है कि नहीं, वो तो आप एग्जाम दीजिएगा तब पता चला कितने योग्य हैं। तो इसमें ये चीज़ें परिवर्तन देखने को हम लोग को मिलने लगता है। समझना सब एक करके बता। प्रशासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। अब स्थानीय स्तर पर पहले की तरह प्रशासन नहीं रहा, यानी कि जो लोकल लेवल पर प्रशासन पहले की तरह, मौर्य की तरह नहीं रहा, जो हमने एग्जाम्पल अभी दिया था। स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्थानीय लोग ही देख रहे थे। वहां जो नियुक्तियां हो रही थी स्थानीय स्तर पर ही हो रही थी। प्रांतपति की तुलनात्मक रूप से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जबकि मौर्य काल में प्रांतपति के पास बहुत कम अधिकार था। क्यों अधिकार कम था, किसके पावर किसके पास है, राजा के पास। इस काल में प्रांतपति को ज्यादा अधिकार मिल गया क्योंकि भाई विकेंद्रीकृत उपकरण हो गया। तो राजा अपना शक्तिशाली है नहीं, तो वो प्रांतपति शक्तिशाली हो गया। उस समय राजा शक्तिशाली है तो प्रांतपति के पास पावर क्या है, वो कम है। समझ में आ रहा सब लोगों को, पहला पॉइंट ये हो गया। प्रशासन में वंशानुगत व्यवस्था का बढ़ावा मिला। प्रशासन में क्या हो गया, वंशानुगत व्यवस्था का बढ़ावा मिल गया। इसका एग्जाम्पल आपको हो गया। अनंत सेन कुमारगुप्त का मंत्री वीरसेन का पुत्र था, है ना। कुमारगुप्त का मंत्री था, वीरसेन उसी का पुत्र था, वो भी मंत्री बन गया। वीरसेन हरिसेन का पुत्र था। हरिसेन कौन थे, जो समुद्रगुप्त के समय में, वही तो मंत्री पद पे भी रह रहे हैं। तो दरबारी कवि भी है, मंत्री भी है, 3-3 पद उनको दिया गया। एक ही व्यक्ति को 3 पद दिया गया है। एक है सत्य विग्रह है, एक और है, अलग अलग पद दे दिया गया उनको। यानी कि आप ही लोग को अगर कई पद दे दिया जाए, हम ही को कई पद दे दिया जाए, क्या उस पर नियंत्रण कर पाएंगे, सब चीज़ों को मुश्किल होगा करना। तो ये शुरुआत हो गया इस काल में। एक ही व्यक्ति को एक पद दे दिया गया, और हरिसेन ध्रुवभूति का पुत्र था। यानी कि हरिसेन के भी पिता थे, पद उस पद थे, पद पर थे, ऐसे बनते जा रहा था पिता पुत्र। तो ये हो गया। एक ही व्यक्ति को एक साथ अनेक पद दिए गए। जैसे हरिसेन के पास कुमार मात्य,
संधि विग्रह एवं महादंडनायक का पद था। एग्जाम्पल हमने दिया, एक ही व्यक्ति को कई पद दिया गया। जो संधि आपका हरिसेन है उसको संधि विग्रह का पद दिया गया, महादंडनायक का पद दिया गया और कुमार माथ का भी पद दे दिया गया। गुप्तकालीन प्रशासन में सामंतवाद को बढ़ावा मिला। कल बताया सामंतवाद वही कि राजा जब कमजोर होगा, जैसे हम मालूम मैं राजा, आप लोग मेरे मंत्री, अब मैं कमजोर हो गया तो आप लोग क्या करोगे? सोचोगे कि राजा तो कमजोर है, अपना शासन हम लोग चलाते हैं। आप लोग क्या करोगे? अपने खत्म कर लोगे और अपनी सेना रख लोगे और अपना सब चीज जो कर और टैक्स लोगे, ठीक है ना? और राजा अगर बहुत वो करेगा तब तो दोगे, अदरवाइज दोगे भी नहीं, क्योंकि राजा तो कमजोर है, क्या करेगा? कौन करेगा? तो हरा ही देगा लोग मिलकर सब। तो ये चीज़ें हो गई, है ना? तो सामंतवाद का मतलब क्या होगा? जब राजा कमजोर हुआ तो छोटे छोटे सब अपने इंडिपेंडेंट एरिया सब डेवलप कर लिया सब, और सैनिक भी रखते थे और समय समय राजा को मदद भी करते थे, ठीक है? ऐसा होने लगा। इससे क्या होगा? रक्त संबंध पर आधारित प्रशासन का विकास होगा, यानी कि रक्त यानी कि एक ही रक्त जो है उसी के सब बनेंगे अपना, कोई टेस्ट कुछ होना वाला नहीं। ये हो गया आप लोग का प्रशासन थोड़ा सा। अब इसमें केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय यानी कि जैसे वर्तमान केंद्र में प्रशासन है ना, मंत्रिमंडल है ना, ऐसे केंद्र में उसमें राजा के पास था, केंद्रीय प्रशासन करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा मौर्य काल में, ठीक है, पढ़ा था ना? तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन को क्या बोला गया? कितने मंत्री परिषद थे? 18 थे। क्या बोला गया उनको? तीर्थ बोला गया। क्या बोला गया? तीर्थ बोला गया। जैसे कि अभी का एग्जाम्पल ले लो, अभी तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। तो राजा भाई हम लोग अगर पावरफुल जो है कौन? हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सब पॉलिटिकल लोग पढ़े होंगे, लेकिन सर्वे पावरफुल तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं, उनके नीचे बहुत सारे आपके मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, ठीक है ना, सब रक्षा मंत्री हैं, सब अलग अलग मंत्री हैं। तो ये तो इसमें ऐसे ही राजतंत्र में अलग अलग मंत्री होंगे राजा के बाद, कोई सेनापति होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पुलिस का प्रशासन देखेगा, कोई नगर का प्रशासन देखेगा। वही केंद्रीय प्रशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर कौन होगा? राजा होगा, राजा होता था। यह सभी शक्तियों का स्रोत है कौन? राजा। गुप्त शासकों के द्वारा निम्नलिखित प्रकार की भारी भरकम उपाधियों को धारण की जाती थी। इन्होंने बहुत भारी भरकम उपाधि धारण किया, जैसे हमने बताया कि परम भागवत, महाराजा धीराज, ठीक है ना, एक राट, परम भट्टारक, ये सब उपाधि धारण इन्होंने किया। ऐसा उपाधि मौर्य वंश के लोग नहीं करते थे, ठीक है ना, ऐसा उपाधि लोग नहीं करते जैसा इन्होंने किया। समुद्रगुप्त ने अप्रतिरथ, समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की अप्रतिरथ, ये भी उपाधि धारण किया किसने? समुद्रगुप्त ने। इसका मतलब होता है इसके समान शक्तिमान कोई नहीं। इसका मतलब होता है इसके समान शक्तिमान कोई नहीं। उपाधि धारण किया। गुप्त प्रशासन की यह विशेषता थी कि युद्ध में जीते गए क्षेत्र का प्रत्यक्ष विलय न करके केवल अधीन बनाया जाता था। पढ़ाया था ना, प्रत्यक्ष विलय कहाँ करते थे? नहीं करते थे, बस पास वाले एरिया का प्रत्यक्ष विलय किया, बाकी क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार कर लिया। कर लिया था ना। कौन सी नीति थी? 5 चरण में। कौन सी नीति? फर्स्ट भोधरण, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, परिचा, रिकृत, था ना सब, और फिर आत्मनिवेदन, ठीक है ना, ये सब था। यानी कि एक में है हाँ, एक में 9 राज्य, एक 12, और एक 8वीं वाला, उनको सेवक बना लेते कौन? तो यानी कि वो सभी को विलय नहीं कर रहे हैं, वो जीत ले रहे हैं, अधीन कर ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि अपना समय समय पर आइए, हाजिरी दीजिए और अपना शासन करिए। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी इस काल में भी, जैसे कि मौर्य काल में थी।
मंत्री परिषद। अब इसमें अलग अलग पद है, तो पद लिखना अपना नहीं है, हम बताते जा रहे हैं थोड़ा चीजें मेन। जैसे एक होता था प्रतिहार, ये पद है मंत्री परिषद। प्रतिहार का मतलब सम्राट के अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर का मतलब वो जो रह रहा है अपने राजमहल में, उसका रक्षक क्या कहलाएगा? प्रतिहार। तो ये मंत्री हो गया। अलग टाइप के मंत्री मिल रहा है इससे, मौर्यों से। फिर एक है महाप्रतिहार, ये राजमहल के रक्षकों का प्रमुख है। जितने रक्षक जो कर रहे हैं उसके ये प्रमुख है। कौन? महाप्रतिहार। संधि विग्रह, ये युद्ध और शांति का ये आपका मंत्री है, यानी कि विदेश मंत्री है ये। तो विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये जो संधि विग्रह है वो विदेश मंत्री है, ऐसे याद कर लेना। ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। यानी कि जो हरिसेन था उसको विदेश मंत्री का भी पद दिया गया था, कुमारमात का भी पद दिया गया था, महादंड नायक का भी पद दिया गया था। 3 पद थे, ठीक ना। दंड नायक, दंड का नायक का मतलब जो दंड देगा। तो दंड कौन देता है? हम लोग क्या न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का प्रमुख न्यायाधीश हो गया। तो ऐसे करके जोड़ जोड़ के याद करना, याद हो जाएगा समझ रहे ना। और दंड पाशिक, एक है दंड नायक, एक दंड पाशिक। तो दंड पाशिक, पाशिक से क्या होगा? पुलिस कर लेता। क्या? पुलिस। तो पुलिस अधिकारी ये हो गया दंड पाशिक। दंड नायक न्यायाधीश हो गया, संधि विग्रह विदेश मंत्री हो गया, और ये हो गया। ऐसे करके याद करोगे याद हो जाएगा। कुमार मात्य, उच्च अधिकारियों का एक विशेष वर्ग था जो आधुनिक काल में आईएएस जैसा था। इसका अपना पृथक कार्यालय होता था, यानी कि अधिक जो भी आईएएस की जॉब तैयारी कर रहे जो आईएएस है, वही क्या था? कुमार मात्य था एक तरह से, ठीक है। तो ये सब अधिकारी सबके आपके तक तो मेन में नहीं हो गया। इसके अतिरिक्त और भी अधिकारी थे, ये तो मेन थे सब लोग। एक था महा छपटलिक, नहीं समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो आप लोग? हैं? बोल क्या और अलग चीज जो बता रहे हैं, ठीक है। ये आय व्यय का लेखा जोखा करता था कौन? महाछपटलिक, ठीक है ना। ये आय व्यय का, ये आता क्या क्वेश्चन की कौन था? तो आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कि इनकम और आपका क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू का, राजस्व का नहीं, राजस्व मत करना। आय व्यय का है लेखा जोखा की ना। ध्रुवाधिकरण था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। ध्रुवाधिकरण जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। ध्रुवाधिकरण ये जो था ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। ये आय व्यय का लेखा जोखा का ही प्रमुख था। ये दोनों को याद रखना। तो ये हो गया आप लोग का अनधिकारी। अब ये तो केंद्र का हमने बताया, यानी कि पाटलिपुत्र का बताया। अब प्रांत का, यानी कि जैसे अभी राज है वैसे क्या था? प्रांत था। जैसे हमने मौर्य में बताया था कि प्रांत, फिर जिला, फिर आपका और भी नीचे है 1000 गांव, फिर 500 गांव, ऐसे करके फिर नीचे सबसे नीचे क्या? ग्राम। ऐसे इस काल में भी। तो दूसरा प्रांत में प्रशासन कैसा था? तो प्रांत में अभी कैसा प्रशासन है भाई? अलग अलग जगह पर आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल। तो ऐसे ही उस समय भी था। तो राजतंत्र था तो अधिकारी संघ होंगे, वहाँ भी एक हेड होगा, प्रांतपति होगा, ठीक है ना। तो प्रांतपति को क्या बुलाता था? राज्यपाल। क्या बुलाता था? राज्यपाल। जो हमने बताया कि सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति कौन था अशोक गुप्त के समय में? कौन था? पढ़ना था। कौन था? पढ़ना। समझ रहे ना? तो वही गुप्त काल में प्रांत को देश, अपनी तथा भुक्ति के नाम से जाना जाता था, है ना। यानी कि प्रांत को गुप्त काल में देश, अवनी और
गुप्ती के नाम से जाना, ये प्रांत के नाम थे गुप्त काल में, ठीक है ना। अब देखो लिखा हुआ कुमार गुप्त के समय कुंडवर्धन एक जगह है बंगाल में, कुंडवर्धन प्रांत का प्रमुख चिरादत्त था, जबकि स्कंद गुप्त के समय में स्वराज प्रांत का प्रमुख कौन था? कौन था स्वराज प्रांत का प्रमुख असद गुप्त के समय में? वर्णदत्त था ना, अभी तो बताया वर्णदत्त था, बस यही याद रखना। प्रांतों का विभाजन जिले में होता था। जिले को क्या बोलते थे मौर्य काल में? जिले को मौर्य काल में क्या बोलते थे? विषय। और इस काल में भी क्या बोल रहे हैं? विषय बोल रहे हैं। यानी कि प्रांतों का विभाजन किसमें था? जिले में था। जिले को विषय बोला जाता था, ठीक है ना। प्रांत को बोला गया देश, अपनी भुक्ति बोला गया है गुप्त काल में, समझ रहे हैं ना। प्रांतों का विभाजन किसमें था? जिलों। जिले का प्रधान कौन होता था? विषयपति। कौन? विषयपति, ठीक है ना। उसमें भी था वही विषयपति। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जो मेन जो प्रांत का मुखिया आता था उसको बोलते थे उपरिक महाराज बोलते थे, उपरिक महाराज। ये होता था मेन उपरिक महाराज, ठीक है ना। बाकी वो तो था ही स्कंद गुप्त के समय में ये सब, ठीक है ना, लेकिन उसको उपरिक महाराज बोला था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उपरिक महाराज इसको नियुक्ति करता था, किसको? विषयपति को। किसको? विषयपति को। विषयपति मतलब जिले का प्रमुख, जिला मतलब विषय, जिले का प्रमुख मतलब विषयपति। ये प्रांत का प्रमुख उपरिक महाराज, और उसको भी वो भी बोलते थे हम लोग क्या? राज्यपाल भी बोलते थे, समझ रहे ना। बस विषयपति को सलाह देने के लिए एक समिति होती थी जिसे विषय महत्तर बोला जाता था। इस विषयपति को सलाह देने के लिए समिति होता था जिसे विषय महत्तर बोलते थे। ये सब हम भेज देंगे तो वो लोग धीरे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। विषय महत्तर बोला था ना। प्रांत हो गया। अच्छा, एक दो चीज और देख लो। सातवाह कल हमने लिखा था, सातवाह उसमें आप लोगों को मौर्य तक काल। सातवाह कौन होता था? व्यापारियों का प्रधान होता था सातवाह, जो टोली बना के जाते थे ना, उसको सातवाह बोला था, ध्यान रखना है। इसी समय हम लोग को, अच्छा वो हम लोग समाज में देख लेंगे अभी रहने दो। अगला कर लेते हैं नगर प्रशासन। क्या क्या हो गया? केंद्रीय प्रशासन हो गया, प्रांत हो गया, और नगर पर हम लोग आ रहे हैं। जैसे गोरखपुर नगर है, कानपुर नगर है, लखनऊ नगर है ना, डिस्ट्रिक्ट तो है, नगर भी, यानी कि उसके अंदर में बहुत सारे जिले हैं। बात तो समझ रहे हैं, उसी को तो नगर बोलते हैं। तो नगर का हेड कौन होता है? कमिश्नर। कौन होता है? कमिश्नर। जैसे डिवाइडेशन समझ रहे हैं सब लोग, यानी कि सबसे ऊंचा आपका राज्य। अभी की बात करें, राज्य किसके मिलकर बना है? कौन होता है? ऐसे बना राज्य जिलों से, है ना। और कई नगरों में कई जिले होता है ना, तो उससे मिलकर बनता है। तो नगर में कमिश्नर होता है। तो कई जैसे गोरखपुर है उसमें कई कवर करता है, जैसे महाराजगंज, आपके कुशीनगर, देवरिया, सब कवर करके क्या होगा? वो नगर होगा, है ना। तो नगर में कमिश्नर बैठेगा, वो सबको वो करेगा। जिला देवरिया भी है, कुशीनगर भी है, महाराजगंज भी, गोरखपुर भी, लेकिन नगर क्या होगा? जो नगर का मेन होगा कौन होगा? वो कमिश्नर होगा। तो हम लोग नगर प्रशासन होते हैं, समझ रहे हैं।
इस काल में नगर को पूर्व बोला जाता है और इसके अधिकारी को पूर्वपाल बोला जाता है। नगर क्या बोला था? पूर्व, और इसके अधिकारी को पूर्वपाल। जो नगर कमिश्नर है वो क्या हो गया उस समय का? पूर्वपाल। समझ रहे ना? अभी का जो नगर कमिश्नर है वो इस समय का क्या हो गया? पूर्वपाल हो गया। गुप्त काल में मौर्य काल की तरह व्यवस्थित नगर प्रशासन की चर्चा नहीं मिलता। जैसे उसमें मिलता है नगर प्रशासन के बारे में, और इसमें चर्चा हम लोग को नहीं मिलता, तो इसमें अब कुछ बताने को अब नहीं है। तो केंद्रीय प्रशासन हो गया, प्रांतीय हो गया और नगर हो गया। आगे बढ़े, आ रहा ना समझ में? जैसे केंद्र का मतलब कि जो पाटलिपुत्र में राजा के अधिकारी सब है उसकी बात हमने किया। फिर प्रांत में, प्रांत का जो हेड होता है उपरी महाराज, इसी के द्वारा विषयपति को नियुक्त किया जाता है। विषयपति विषय का यानी कि जिले का हेड होता है, ठीक है। इसके अधीन में बहुत सारे लोग होते हैं, ये सलाह देने वाला होता है विषय महत्ता किसको? विषयपति को। और भी कई अधिकारी के नाम आप लोग को मिलेंगे, वो हम भेज देंगे, दूसरे कर लेना सब, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्राम स्तर पर विधि नामक इकाई की चर्चा मिलती है। ग्राम स्तर पर न्याय करने के लिए पंचमंडली होती थी। अभी क्या होता है? सरपंच होता है ना, उसमें पंचमंडली होता था उस समय, वही न्याय करते थे। ग्राम स्तर पर ग्रामीण महत्तर तथा कुटुंबिनी नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ग्राम स्तर पर 2-3 अधिकारी होते थे, एक ग्रामीण, एक महत्तर और एक कुटुंबिनी। ये अधिकारी सब है कौन? ग्राम स्तर पर। विषय के नीचे ग्रामों का समूह होता था जो पैठ कहलाता था, यानी कि कई गांव मिलकर ग्रामों का समूह, इसको क्या बोलते थे? पैठ। क्या बोलते थे? पैठ। यानी कई गांव मिलकर वो पैठ कहलाता था, और कई गांव मिलकर क्या हो जाएगा? वो जिला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप देखो एक बार फिर से हम बता दें तो लोग समझ में आ जाएगा। लग रहा है कि तुम लोग कुछ लोग समझ नहीं आ रहा, अभी बता दें। कैसे डिवाइडेशन है बता रहे, ये प्रांत हो गया, ये आपका नगर हो जाएगा, फिर विषय हो जाएगा, फिर पैठ हो जाएगा, फिर विधि हो जाएगा, ये क्रम याद रखना सब लोग को, ठीक है ना? ऐसे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हम फिर से बता रहे हैं तुम लोग, देखो उसमें ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। क्या हो गया? ये जिला है मतलब, ये क्या हो गया? विषय हो गया। ये क्या हो गया आप लोगों का? कई गांव का समूह हो गया। ये आजकल का तहसील हो गया, आजकल का तहसील हो गया, ये गाँव हो गया। ये कई तहसील मिलकर ये पैठ हो जाएगा। अब आप लोग ऐसे करके निकलो सब एक ये गांव का समूह है, अनेक गांव का समूह। अब मेरे ख्याल से समझ में लोग आ जाए।
प्रांत को क्या कहते थे हमने बता ही दिया है, देश, अवनी और मुक्ति। बस प्रांत हो गया, नगर हो गया, विषय हो गया, पेट हो गई, किसी के से रिलेटेड हो गया। अब दिक्कत नहीं होगी। हाँ, राज यही तो हुआ ना, ये तो राज हुआ ना प्रांत। हाँ, उस समय देश बोला जाता था, गुप्त काल में देश बोला था, अवनी बोला था, भक्ति बोला था। बस ब्रेक ले लो, फिर शुरू करते हैं, खत्म हो जाएगा।